हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर को पढ़ रहे थे और जहां तक पढ़ चुके थे उसी के आगे हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको एक बार जान लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके एक टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में सबसे पहले हम लोग अंतर देखेंगे। क्योंकि पिछले दिन हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इस बात को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सीखे थे। ये जब हम लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम लोग दूसरा जो देखेंगे, समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है और जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उस प्रतिबिंब की क्या क्या गुण होती है, इस बात को हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जब भी बोलेंगे तो ध्यान रखेंगे इसमें अवतल दर्पण भी शामिल हो जाएगा और उत्तल दर्पण भी शामिल हो जाएगा। यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कुछ शब्द को देखेंगे, जिसमें आपका वक्रता केंद्र आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या आ जाएगा, दर्पण का ध्रुव आ जाएगा, प्रधान अक्ष क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। इसके साथ साथ अवतल और उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वह क्या होता है और फोकस दूरी किसे कहते हैं, इन सभी बातों को पूरे विस्तार के साथ इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो ध्यान रखेंगे किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमको बहुत सारे प्रकाश किरण का जरूरत पड़ता है, लेकिन हम लोग जब उसको किसी पेपर पर ड्रॉ करते हैं पढ़ाई के व्यू से और सिंप्लिसिटी उसको सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकाश किरण का प्रयोग करेंगे। कितना प्रकाश किरण का प्रयोग करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकाश किरण के प्रयोग करेंगे। अब वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो जब किसी प्रतिबिंब को बनाएंगे 2 प्रकाश किरण आकर किसी पॉइंट पे अगर एक दूसरे को वास्तव में कट कर देगा, रियल में कट करेगा, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। या बोले तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है 2 प्रकाश किरण के या बहुत सारे प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। लेकिन वहीं अगर हम काल्पनिक की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आपस में कटता नहीं है, लेकिन एक कटता हुआ आपको प्रतीत होता है, कटता हुआ ऐसा महसूस होता है, लेकिन एक्चुअल में कटता नहीं है। यानी बोले तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। इसी तरीके से हम दूसरे वास्तविक में बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब याद रखेंगे हमेशा ही ये उल्टा बनता है। चाहे हम लोग आगे अभी दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, उसके बाद हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस में भी प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। इसका अपोजिट हम बोले अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इसी तरीके से काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ही क्या होगा, आपका सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे कहने का मतलब अगर यहाँ पे मेरे पास अगर दर्पण हो, यहाँ पे कोई वस्तु हो, तो इसके सामने अगर कोई यहाँ पे स्क्रीन रहता है, एक पर्दा टांग देंगे तो ये जो वस्तु है इसका यहाँ पे भी प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम काल्पनिक प्रतिबिंब का बात करेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद अगला बात करें तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है अगर दर्पण के द्वारा बनता है तो दर्पण के सामने बनता है, लेकिन अगर लेंस रहेगा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो याद रखेंगे लेंस के एक साइड वस्तु रखेंगे तो उसके दूसरा साइड में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन काल्पनिक में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर दर्पण है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनना है तो ये दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन अगर लेंस है और काल्पनिक बनना है तो जिस साइड वस्तु रहता है ठीक उसी साइड ही क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। इन तमाम बात को यहाँ पे लिख दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जहाँ पे इसका आपको लिखा हुआ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना एवं बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो विशेषताएं तब तो समझेंगे जब सबसे पहले प्रतिबिंब बना लेंगे। आइए हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे इस बात को सीखते हैं। जैसा कि मैंने बताया किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमको इनफाइनाइट अनंत नंबर ऑफ प्रकाश किरण की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए फिगर को सरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकाश किरण का ही प्रयोग करेंगे और 2 वैसे प्रकाश किरण का प्रयोग करेंगे जो एक्चुअल जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बोले तो उसको बताने के लिए सक्षम हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरे पास मानते एक समतल दर्पण है और इसके सामने कोई वस्तु है जिसका मानते यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, ए बी हो गया, यानी एक समतल दर्पण है, इसके सामने कोई एक वस्तु ये भी है जिसका यहाँ पे हम बना लेते हैं माथा, यानी बोले तो यहाँ मुंडी है इसका। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको 2 प्रकाश किरण चाहिए। अब एक सपोज करते हैं इसी रास्ते पर वापस भेज दिए तो क्या होगा, स्ट्रेट जा रहा है, सीधा जाएगा, दर्पण से टकराएगा और वापस रिटर्न हो जाएगा, यानी ये प्रकाश किरण आगे इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण बात करें, अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीक़ा से यहाँ पे आए तो जितना डिग्री एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट हुआ इसी तरीक़ा से क्या हो जाएगा, ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे एक प्रकाश किरण ऊपर जा रहा है और एक प्रकाश किरण इधर आ रहा है, यानी दोनों ही प्रकाश किरण फैलता हुआ जा रहा है, कहीं आगे जाकर मिलता हुआ आपको प्रतीत नहीं होगा। सॉरी बोले तो कहीं भी आगे जाके ये मिलेगा नहीं।
और ऐसे स्थिति में जब प्रकाश किरण नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और चूँकि पीछे की तरफ कोई प्रकाश किरण होता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको काल्पनिक लाइन ले लेते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या लेंगे, काल्पनिक लाइन लेंगे। और जब पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपको ये प्रकाश एक बिंदु पे कटता हुआ महसूस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रकाश पीछे जा नहीं रहा है, हम लोग लाइन डॉटेड खींचे, काल्पनिक लाइन खींचे, जिसके कारण से यहाँ पे कट रहा है। और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब मानेंगे। यानी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब इस दर्पण के पीछे बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो काल्पनिक लाइन मिलाने से बन रहा है। और यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं किरणों के काल्पनिक कटाव से जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। इसका मतलब ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आपका काल्पनिक हो जाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब याद रखेंगे हमेशा क्या होता है, आपका सीधा होता है। अब आइए हम लोग इसके द्वारा इसमें क्या क्या विशेषताएं हमको दिख रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे सिंपल एक वर्ड हम लोग समझना चाहे कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये बहुत ही आसान है। समतल दर्पण जो होता है एक्चुअल में कुछ नहीं, हम लोग अपने घरों में जिस आईना में हम लोग अपना फेस देखते हैं वो आईना एक्चुअल में समतल दर्पण ही होता है। और जब फेस देखते हो तो हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से जानते हैं, हम लोग का जितना बड़ा साइज हम लोग का फेस का है, या बोले तो हम लोग का शरीर का जितना साइज है आईना में हमको बिल्कुल उतना ही साइज दिखाई देता है। इसका मतलब पहला नंबर पॉइंट हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है, यानी कोई भी साइज में चेंजिंग नहीं होता। दूसरा बात करना चाहे तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब जो बन रहा है काल्पनिक बन रहा है। यानी आईना है यहाँ पे, मानते मेरे सामने यहाँ पे आईना है, हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरा फेस आईना में दिखाई देगा, लेकिन आईना के पीछे अगर कोई स्क्रीन रखेंगे तो वहाँ पे कोई प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, साइज में तो बराबर होगा लेकिन काल्पनिक होगा। चूंकि जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होगा, आपका सीधा होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वहाँ क्या होगा, सीधा होगा। उसके बाद बात करें तो सीधे काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से अगला हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरे पास एक बोर्ड है, मान लेते हैं सपोज कीजिए कि आईना है, तो हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तो हमको पीछे मेरा इमेज दिखाई देगा, मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। और यहाँ से जैसे जैसे हम इस साइड में जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा, मेरा फोटो जो इसमें दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा, वो भी लगेगा कि पीछे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग दर्पण से जितना सामने रहते हैं प्रतिबिंब एक्चुअल में दर्पण के उतना ही अंदर बनता है। यानी कुल मिला के बात करें समतल दर्पण के द्वारा कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक होगा। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा बात करें तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होता है। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और अगला हम बात करें तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे होता है। ये 5 पॉइंट हो गया। इसके अलावा एक और बात को आप ध्यान देंगे तो ऑब्जर्व कर पाएंगे, जब हम आईना के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ उठाते हैं तो आईना में हम लोग देखेंगे तो लगता है कि बायां हाथ उठा रहे हैं, और जब हम लोग अपना बायां हाथ उठाते हैं तो लगता है कि दायां हाथ उठा रहे हैं। इसका मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें अप साइड अप में ही दिखाई देता है, डाउन साइड डाउन में ही दिखाई देगा, लेकिन दायां का साइड बायां में दिखाई देगा, बायां साइड दायां में दिखाई देगा। यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में क्या होता है, दाएं साइड बाएं में दिखाई देने लगता है और बायां साइड दाएं में दिखाई देने लगता है। और इसको एक नाम से जाना जाता है, चाहे तो आप लोग जान सकते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग कहते हैं पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन यानी जब किसी वस्तु में इस तरीके का परिवर्तन हो कि दायां हिस्सा बायां में चल जाए या बायां हिस्सा दायां में चल जाए, इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहेंगे, पार्श्व विपरिवर्तन। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जैसा कि नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। आइए हम लोग इसको अब समझने का कोशिश करते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द जो भी यहाँ पे दिया गया है, इसको समझने के लिए हमको एक बार फिर से गोलीय दर्पण क्या होता है इसको समझते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे अगर कोई यहाँ पे शीशा का गोला है, मान लेते शीशा का मेरे पास क्या है, एक गोला है जो कि बीच में खाली है, खाली को हम लोग कहते हैं खोखला। यानी मेरे पास अगर शीशा का एक खोखला गोला है, इसको हम आधा आधा काट दिए और इसको पॉलिश एक तरफ से क्या किए, बाहर से पॉलिश कर दिए और एक तरफ से अंदर से पॉलिश कर दिए, तो क्या बन गया, आपका दर्पण बन गया। अगर बाहर से पॉलिश किए तो देख पा रहे होंगे ऐसा बनेगा जिसे कि हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। यानी इस दर्पण का नाम क्या हो गया आपका, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और अगर अंदर से पॉलिश कर दिए हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। जैसा कि यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, यानी इसका नाम क्या हो गया आपका, उत्तल दर्पण।
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए जब यहाँ पे गोला रहा होगा तो हम लोग जानते हैं किसी भी गोला का बीच में एक सेंटर होता है, पॉइंट होता है, जिसे हम लोग केंद्र कहते हैं। लेकिन इसी केंद्र को जब काट दिए हैं तो ये जो गोला था उस समय इसका जो केंद्र नाम था, इसी को काट कर जब मिरर बना देते हैं, दर्पण बना देते हैं, तो इस केंद्र का ही नाम क्या हो जाता है, बोले तो वक्रता केंद्र हो जाता है। यानी वक्रता केंद्र कुछ नहीं है, वक्रता केंद्र उस गोला का केंद्र है जिस गोला को काट के हम लोग क्या किए हैं, दर्पण बनाए हुए हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग आसानी से दे सकते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है, या बोलिए दर्पण का वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है जो बिंदु इसको काटने से पहले जिस गोला को काटे हैं उस गोला का केंद्र होता है, या बोले तो जिस खोखले गोले को हम लोग काट कर गोलीय दर्पण बनाते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उस गोले के केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग इस साइड में हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र, चूंकि यहाँ पे क्या है इस साइड, यानी इसका वक्रता केंद्र इस साइड में हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा वक्रता केंद्र क्या होता है। तो जिस खोखले गोले को हम लोग काट के क्या किए हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाए हैं, उस खोखले गोले का जो केंद्र रहा होगा उस केंद्र को ही हम लोग दर्पण में जब आते हैं तो क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके साथ साथ जब गोला रहा होगा तो इसका यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ बाउंड्री लाइन तक की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो त्रिज्या कहते हैं। आप लोग जानते होंगे क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। और इसी त्रिज्या को जब हम लोग बात करेंगे दर्पण में आएंगे तो क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता त्रिज्या भी आसान है, जिस खोखले गोले के त्रिज्या जिसको काट कर हम लोग दर्पण बनाया है, उस खोखले गोले के त्रिज्या को ही हम लोग दर्पण में क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी वक्रता त्रिज्या क्या है, तो वक्रता त्रिज्या किसी खोखले गोले का वह त्रिज्या है जिस खोखले गोले को काट कर क्या किया गया है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाया गया। उम्मीद है कि ये दो बात आपको समझ में आया होगा। जिस खोखले गोले को काटकर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाया गया है, उस खोखले गोले के केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे। और जिस खोखले गोले को काटकर यहाँ पे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाया गया है, उसके त्रिज्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब क्या है कि जब यहाँ पे दर्पण बन गया है तो देखेंगे दर्पण का कोई मध्य बिंदु भी होगा, बीच वाला बिंदु भी होगा, और दर्पण के मध्य बिंदु यानी बीच का जो बिंदु है इसको हम लोग दर्पण में ध्रुव कहते हैं। यानी क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे, या बोले तो इंग्लिश में पोल ऑफ द मिरर कहेंगे। यानी दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के बीच वाले बिंदु को क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। यानी यहाँ पे दर्पण का ध्रुव हो गया, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हो दो पॉइंट मिल गया, एक वक्रता केंद्र हो गया, एक ध्रुव हो गया। यहाँ पे एक वक्रता केंद्र, एक ध्रुव। कहीं भी दो बिंदु हमको मिल गया तो हम चाहे तो आराम से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन को एक खींच सकते हैं, और लाइन को खींच के चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से चाहे तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इस लाइन को चाहे तो आगे की तरफ एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब क्या हो गया, देख पा रहे हो कि दो बिंदु को मिला दिए तो एक लाइन बन गया। और चूंकि यहाँ पे जो दर्पण का ध्रुव था दर्पण के बिल्कुल बीच में था, इस कारण से हम बोल सकते हैं कि जो लाइन अभी हम खींचे, लाइन दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रहा होगा। और यहाँ पे दर्पण के ध्रुव से जो वक्रता केंद्र को मिलाए हैं लाइन, इस लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो बोले तो प्रधान अक्ष कहा जाता है। यानी प्रधान अक्ष किसे कहेंगे, तो इसको दो तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, तो प्रधान अक्ष कहेंगे, या प्रधान अक्ष का एक और नाम बोले तो मुख्य अक्ष कहेंगे, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। या दूसरे वर्ड में डिफाइन करें तो कह सकते हैं गोलीय दर्पण के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कह सकते हैं। उम्मीद है प्रधान अक्ष भी आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा दर्पण का द्वारक। अब क्या है कि दर्पण के जितना हिस्सा से प्रकाश इस पे पड़ सकता है, यानी दर्पण के जितना जो चौड़ाई है, इस दर्पण के चौड़ाई को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो दर्पण का द्वारक कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्चुअल में दर्पण के पास इतना ही हिस्सा है जिससे कि इस पे प्रकाश पड़ सकता है, यानी इस हिस्सा को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो दर्पण का द्वारक कहेंगे। वहीं यहाँ पे इसका हम बात करेंगे तो इसमें इतना सारा एरिया से प्रकाश पड़ सकता है, इन सभी एरिया से प्रकाश इस पे आ सकता है। यानी कुल मिला के बोले तो दर्पण के चौड़ाई को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो दर्पण का द्वारक कहेंगे। उम्मीद है कि दर्पण का द्वारक क्या होता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो अभी तो जो भी हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं ये अवतल उत्तल दोनों के लिए लागू होता है, लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अलग है और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस अलग है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस बात को हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है कि प्रधान अक्ष यहाँ पे मेरे पास है, अगर कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के बिल्कुल समानांतर हम लोग क्या करें, दर्पण पे खींचे, कोई प्रकाश किरण जो प्रधान अक्ष के बिल्कुल समानांतर अगर दर्पण पे आता है तो दर्पण से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, और नीचे आने के क्रम में क्या होता है कि प्रधान अक्ष को कहीं ना कहीं क्या करेगा, काटेगा।
और प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो बोले तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। अब ध्यान सुनिए क्या बोले, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को ही हम लोग अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल एफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यानी अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, इसको समझते हैं। इसमें भी सेम रूल अप्लाई करना है। प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण जब दर्पण पे पड़ेगा, तो इसमें क्या है कि अंदर की तरफ झुका है इसीलिए प्रकाश के नीचे आ गया, लेकिन यहाँ देख पा रहे होंगे आपका बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रकाश किरण है टकराने के बाद परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और चूंकि यहाँ ऊपर गया तो कहीं भी प्रधान अक्ष को कट करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। और ऐसे स्थिति में हम लोग इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं प्रधान अक्ष से क्या हो रहा है, काटते हुए आ रहा है, और जिस पॉइंट पे ऐसा महसूस होता है कि काटता हुआ आ रहा है उस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो बोले तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे दर्पण का जो ध्रुव होता है उसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा P, और दर्पण का जो वक्रता केंद्र था इसको डिनोट करते हैं C से, यानी यहाँ पे कहीं हो जाएगा आपका C। क्या बोले, तो दर्पण के ध्रुव से लेके फोकस तक के लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी, इंग्लिश में बोले तो फोकल लेंथ। क्या बोले, अवतल उत्तल दोनों के लिए नियम लागू होता है। क्या बोले, गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर उसके फोकस तक के लंबाई को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोले, फिर इसमें भी गोलीय दर्पण के ध्रुव से लेकर उसके फोकस तक के लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, तो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी कहेंगे। एक बार फिर से मैं सभी का डेफिनेशन बता दूं। यहाँ पे वक्रता केंद्र क्या है, तो जिस खोखले गोले को काटकर गोलीय दर्पण बनाया जाता है उस खोखले गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, और उस खोखले गोले के त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता केंद्र को हम लोग जनरली कैपिटल C से डिनोट करेंगे, और वक्रता त्रिज्या को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल R से। इसके बाद दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण के मध्य बिंदु को, बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। जैसा कि ध्रुव का इंग्लिश में हम लोग पोल कहते हैं, इसको हम लोग कैपिटल P से डिनोट करेंगे। अगला है प्रधान अक्ष, तो प्रधान अक्ष को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे, या दर्पण के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को भी हम लोग चाहे तो क्या कह सकते हैं, प्रधान अक्ष कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दर्पण का द्वारा। दर्पण का वह हिस्सा जिससे होकर दर्पण पे प्रकाश पड़ता है उस हिस्सा को हम लोग दर्पण का द्वारा कहते हैं। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो दर्पण के चौड़ाई को हम लोग दर्पण का द्वारा कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका देख पा रहे होंगे यहाँ पे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे बोलेंगे, तो अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश किरण आता है और परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को ही क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हो या उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एक पॉइंट है जिसे कि हम लोग कैपिटल F से डिनोट करेंगे। उत्तल दर्पण में डिफाइन कैसे करेंगे, तो उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को भी हम लोग कैपिटल F से डिनोट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते एक और बात समझ सकते हैं। अवतल दर्पण का जो फोकस होगा एक्चुअल में वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका काल्पनिक हो जाएगा। और लास्ट हम लोग देखें तो फोकस दूरी क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है। दर्पण के ध्रुव से लेके फोकस तक के लंबाई को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। बोले तो दर्पण के ध्रुव से लेके फोकस तक के लंबाई को फोकस दूरी कहा जाता है। और फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करेंगे। ध्यान रखेंगे, मुख्य फोकस जो कि एक बिंदु है जिसे कैपिटल F से डिनोट करेंगे, और फोकस दूरी को हम लोग क्या करते हैं, तो स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू।